गुज़िश्ता रोज ऐलान करदा नई विफाकी काबीना में पुराने चेहरों के साथ कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए। इनमें नुमाया नाम मोहम्मद औरंगजेब का है, जिन्हें विफाकी वजारत खजाना का कलमदान दिया गया है। अगरचे मुल्क की नई विफाकी काबीना में इसहाक डार शामिल हैं, ताहम इस बार उन्हें वजारत खजाना की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, बल्कि उनके बजाय ये जिम्मेदारी मोहम्मद औरंगजेब के हवाले की गई है, जो पेशे के लिहाज से एक बैंकर हैं और गुज़िश्ता 5 साल से हबीब बैंक लिमिटेड के सदर रहे। विफाकी काबीना में इसहाक डार का वजीर खजाना ना होना जहां बहुत सौ के लिए हैरान कुन है, तो दूसरी जानिब मोहम्मद औरंगजेब का इस जिम्मेदारी के लिए इंतखाब भी एक नई पेशरफ्त है, क्योंकि नवाज लीग के आखिरी 3 अदवार में इसहाक डार ने ही वजारत खजाना की मुश्किल जिम्मेदारी निभाई है। मोहम्मद औरंगजेब के लिए जहां वजारत खजाना एक नया तजुर्बा है, तो इससे बढ़कर मुल्क की मौजूदा माशी हालत से निमटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक जानिब अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के पहाड़ जैसे बोझ के नीचे दबा है, जिनकी मजमूई मालियत इस वक्त 130 अरब डॉलर से ज्यादा है, तो दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई की शरह 32.39% की बुलंद सतह पर मौजूद है। गुज़िश्ता रोज ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर ख़जाना का कहना था, कोई बहस या वक्त का ज़िया नहीं होगा, साबित कदमी के साथ सिर्फ अमल दरामद का अज़्म है। शौकत अजीज और शौकत तरीन के बाद मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर फायज होने वाले तीसरे बैंकर हैं। उनकी तैनाती हल्फ बर्दारी की तकरीब का नुमाया पहलू थी, जिसने लोगों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। शुरका में से बहुत से लोगों को मोहम्मद औरंगजेब के बतौर नए वज़ीर ख़जाना तकर्रुर पर बात करते हुए भी सुना गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि शहबाज हुकूमत, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम ही माशी इस्तेहकाम से मुंसलिक है, क्या मोहम्मद औरंगजेब दुरुस्त इंतखाब साबित होंगे? पाकिस्तान इस वक्त जिस बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है, क्या मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालने में कामयाब हो पाएंगे? पैनल की राय इस पर क्या है? विफाकी वज़ीर ख़जाना का कुरा मोहम्मद औरंगजेब के नाम इसहाक डार नून लीग के आजमुदा वज़ीर ख़जाना। क्या मोहम्मद औरंगजेब शहबाज हुकूमत की दुरुस्त चॉइस साबित होंगे? हसन साहब देखें, उल्टा सवाल है आपका। समदी डार्लिंग जो हैं, ये कई बार का आजमूदा था, इसीलिए तो आजमाया नहीं किया। ये ये हैरत अंगेज बात। बहरहाल शहबाज हुकूमत की दुरुस्त चॉइस वाली बात पर भी मुझे एतराज़ है। क्या ये वाकई शहबाज हुकूमत? खैर छोड़ें, आपकी बात मान लेते हैं और ये बात तय समझें कि डार्लिंग से बेहतर साबित होंगे। डार्लिंग एक बेसिकली एक फेक आदमी, एक क्लाइंबर, एक अपॉर्चुनिस्ट है, बहुत स्मार्ट। अच्छा, क्योंकि ये जो साहब हैं, जो कोई भी, आई डोंट नो हिम, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक को हेड करने वाला बंदा 100% प्रोफेशनल अंदाज होगा, नंबर 1। और वो औरंगजेब आलमगीर अपने हम नाम की तरह ना कोई नमाज छोड़ेगा ना भाई छोड़ेगा। ये औरंगजेब आलमगीर था, ना नमाज ना भाई। ठीक है, अच्छा, प्रोफेशनल। तो ना भाई भतीजा छोड़ेगा, और हमारे पेटी सियासतदानों की तरह इस आदमी को किसी टोपी ड्रामे की जरूरत भी नहीं है। ये बैग तकसीम हो रहे हैं फलान, ये कोई टोपी ड्रामा नहीं। ठीक, अलबत्ता आपके लिए खबर है, हाँ आयशा और अपने दोस्तों के लिए, कोई किसी मौजे की तवक्को हरगिज ना रखे, सीट बेल्ट बंदे रखें। ठीक है, क्योंकि ना मौसम साजगार होगा, ना परवाज, ना फ्लाइट जो है वो हमवार होगी। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, आप सबको अपनी अमान में रखें, आमीन। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान में गलत तस्वुर है दुरुस्त बैंकिंग के माहिरीन को ही माहिर मईशत तस्वुर किया जाता है। बैंकिंग और मईशत, शौकत तरीन, शौकत अजीज की मिसालें सामने रही। एक और कामयाब बैंकर हैं जिनके हमने ये माशी मामलात की जिम्मेदारी दी, अच्छी और दुरुस्त चॉइस साबित होंगे? बिल्कुल वक्त साबित करेगा कि क्या होता है। मैं इत्तेफाक करता हूँ अपने सीनियर से, सीट बेल्ट बांधने की, सीट बेल्ट हमें बांध रखनी चाहिए, और क्योंकि जो फ़्लाइट है वो ना हमवार हो सकती है और झटके लग सकते हैं। बात असल में ये है कि पाकिस्तान में जब तक टैक्स के निज़ाम को सख्ती से अमल दरामद के ज़ुमरे में शामिल नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं होगा। आप किसी को भी ला के बैठा दें, ये निज़ाम नहीं चलने वाला। अभी जो वज़ीर ख़जाना है, आपके ख्याल में इनकी पहली तरजीह कर्जे का हसूल होगा IMF से या टैक्स रिफॉर्म्स होंगे? दोनों। देखना, कर्जा आपको तब मिलेगा जब कर्जा देने वालों को इस बात का जिनको इस बात का यकीन होगा कि आप ये पैसे वापस कर सकते हैं, और पैसे वापस करने के लिए आपको पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, और पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों से। कई करोड़ लोग हैं जिन्होंने पैसे देने हैं,
उसमें जब हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आपके सियासी मफादात आ जाते हैं। आप कहते हैं इनको मत छेड़ो, इनको मत छेड़ो। जब तक आप उनको नहीं छेड़ेंगे पैसे आएंगे नहीं, तो गैर मुल्क वाले आपको कर्जे क्यों देंगे? तो फिर ये बात इसकी ठीक है। फ़्लाइट बहुत ही डिस्टर्ब किस्म की लगती है और उसमें सोने पे सुहागा कि जो सियासी मामलात हैं वो आपसे सुलझाए नहीं जा रहे। अब धमकी दी गई है 23 मार्च को हम मार्च कर देंगे। भाई 23 मार्च तो एक तो रमज़ान का महीना है, खुदा का खौफ करो। फिर तुमने अब 23 मार्च को चढ़ाई का जो फैसला किया है, तो इस किस्म की जो चढ़ाई हैं, जो इस किस्म के बलवे जो हैं, जो फसादी हर वक्त ऐलान करना चाहते हैं, सियासत करो, सियासी तौर पे इख्तलाफ करो, पार्लियामेंट के अंदर करो। ये पार्लियामेंट के बाहर सड़कों को इस्तेमाल करोगे तो फिर ये जो फ्लाइट है ये और ना हमवार हो जाएगी। इससे बचो खुदा के लिए। और ये जो क्या नाम है मोहम्मद औरंगजेब साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब को मौका दो कि वो कुछ कर पाए। अगर मोहम्मद औरंगजेब को सलामी देनी है अपने जलसे जुलूसों और धरनों से, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। आज ब्लूमबर्ग की तरफ तारीफ की गई है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की भी, और जो हमारे नए वजीर खजाना औरंगजेब साहब उनकी तारीफ की है जी, औरंगजेब साहब की भी, कि हालिया उनके साथ IMF के साथ पिछली डील उन्होंने की थी लास्ट में। देखिए, इससे ताल्लुक नहीं है कि बेहतर होंगे या नहीं होंगे। मेरा ख्याल है जो मईशत का मारूजी हालात है ना, वो तब्दील हो गए हैं। वो डार साहब वाली मईशत अब रह नहीं गई। डार साहब का मॉडल क्या था? उनका मॉडल ये था कि रुपए की कदर को स्टेबल रखो। किस तरीके से? चाहे डॉलर मांगना पड़ता है तो मांग लो, कर्ज लेना पड़ता है तो कर्ज लो, बॉन्ड मार्केट से उठाना पड़ता है तो बॉन्ड मार्केट से उठाओ, यानी हायर रेट्स के ऊपर उठा लो डॉलर, और उसको फिर अपनी मार्केट में डालो ताकि रुपए की कदर को स्टेबल रखा जाए। उससे बैंकों का जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहती है और लगता है कि एक स्टेबिलिटी है। लेकिन वो एक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी होती थी, क्योंकि मार्केट अपनी वैल्यू या रुपया अपनी वैल्यू खुद नहीं बना पा रहा था। कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी, हमारे पास डॉलर कमाने का कोई तरीका नहीं था, हम हमेशा डॉलर या मांगते थे या कर्ज लेते थे। आज 131 अरब डॉलर ड्यू हैं पाकिस्तान ने दुनिया को देने हैं। अगले 3 साल के लिए 25 अरब डॉलर सालाना हमने पे आउट करने हैं। ऐसी सूरत में डार साहब का मॉडल, जो कि डॉलर लेता है लोगों से, उधार लेता है या बॉन्ड मार्केट से उठाता है, उसकी अब नहीं रह गई, कोई गुंजाइश नहीं रह गई। IMF के साथ डार साहब शुरू से ही थोड़ा सा एतराज बरतते हैं, उनके साथ मिलके चलते नहीं है, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी होती है। वो कहते हैं जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये तुम्हें नुकसान देगी। वो नुकसान आ गया, 131 अरब डॉलर देना पड़ गया। आज बिल्कुल $1 भी आज जो मुल्क के अंदर है, ना वो हमारा है और ना ही हम डॉलर कमा रहे हैं। इसलिए 131 अरब डॉलर हम समझिए ऐसे मकरूज हैं जो हम देने की अहलियत नहीं रखते किसी को, इसलिए IMF के पास जाना पड़ेगा। तो फिर वो ऐसा आदमी जिसका कोई ना कहीं पे जो ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स, उनके साथ ना फंसाओ। ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाने की अहलियत रखता हो, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करनी है, FBR को बदलने करने की अहलियत रखता हो। ये ना हो कोई सेक्रेटरी या कोई और DG बीच में उनके आड़े आ जाए क्योंकि उसने अपने आपके साथ पिछले इतने दौरों में काम किया था। तो ये आदमी जो बिल्कुल एक नए तरीके से आ रहा है, नई सोच के साथ आ रहा है और कोई अटैच नहीं है इसके साथ, लोग भी या इंटरेस्ट ग्रुप्स, मेरा ख्याल है ये वो तमाम चीज़ें कर पाएगा जो कि आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। और IMF के साथ वो हमारी सांस लेने का तरीका जो अगले 3 साल तक कम से कम हम लोगों को पैसा अदा कर पाएंगे, ये मुमकिन हो पाएगा। तो हाँ, औरंगजेब साहब बेहतर, इन हालात के अंदर बेहतर आदमी है इस काम के लिए। अब सार साहब, इसहाक डार वजीर खजाना ना बनाने का फैसला क्या IMF के दबाव के तहत किया गया फैसला और एक दुरुस्त चॉइस औरंगजेब साहब साबित होंगे शहबाज हुकूमत की? देखिए, अभी शहजाद साहब कह रहे थे कि इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो किसी इंटरेस्ट ग्रुप को शायद रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये वक्त बताएगा। ऐसा हो नहीं सकता पाकिस्तान में कोई शख्स इतने बड़े ओहदे पे पहुंचे और उसका किसी से ताल्लुक ना हो। तो मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं बताता, लेकिन उम्मीद यही है सर कुछ तफसीलात बता दें से कोई नए आइडियाज़। चले, आपकी बरादरी की है, इतना बता देता हूँ। और बहरहाल ये है कि अब आप खुश हो गई होंगी और हसन निसार साहब भी खुश हो गए होंगे। आपसे फैक्चुअल पोजीशन पूछ रही, इस्लामाबाद की आप, ये जो आप लोग हैं ना। चलें, मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। माजी में जो भी बैंकर, फाइनेंस मिनिस्टर आया, शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, हफीज शेख हो, उन्होंने मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सके लॉन्ग टर्म। छोटे छोटे कोई एक्ट्स किए उन्होंने, उस पर और बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। दूसरी बात यह है कि जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का सॉल्यूशन देती है IMF और बहुत सारे लोग, ये ओवर वैल्यूड है, ओवर रेटेड है। IMF पे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में तनकीद कई दहाइयों से इस बात पे हो रही है कि वो गरीब मुल्कों की इकोनॉमी को तबाह कर देता है डिवैल्यूएशन के करके, अननेसेसरी डिवैल्यूएशन।
और मैं इसका एक टेस्ट ये है कि अब डिवैल्यूएशन आपने की हुई 2 साल हो गए हैं ना रुपये की, कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं उससे, ये सब मुझे डेटा से मुझे साबित कर दे कि मैं गलत हूं और डिवैल्यूएशन ठीक है। तो एक दरमियान में है रुपये की कदर, जहां डॉक्टर साहब रखना चाहते हैं वो भी गलत, और जहां अब आ गई है वो भी गलत है। ठीक। खैर मैं बात ये कर रहा हूं कि उम्मीद ये है कि नई आइडियाज ले आएंगे, और नए आइडियाज में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स आप किस तरह कलेक्ट करते हैं, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाते कैसे अब सर साहब एक जुमले में इस पे कमेंट कीजिएगा, सिर्फ कर्जे का हुसूल उनका फोकस रहेगा, ये टैक्स रिफॉर्म्स कर पाएंगे इफेक्टिवली? देखिए उन्हें, मुझे नहीं पता उनका विजन क्या है, लेकिन ये उनको करना पड़ेगा। अगर टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं कर सके और वो जो आप कह रही हैं कि बढ़ा देंगे टैक्स, फिर ये टैक्स नेट नहीं बढ़ाए बगैर टैक्स बढ़ा दिया तो फिर हमारी कोई बेहतरी नहीं है। टैक्स नेट बल्कि टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स रेट है वो कम करना चाहिए। ठीक है, कम करके बढ़ाएं, उसको फैलाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनकरेज हो टैक्स देने पे। तनख्वाहदार तबके पे मजीद से मजीद बोझ डालने से मसला हल नहीं होगा। और एक्सपोर्ट्स और आखिरी चीज जो यूटिलिटीज हैं, अगर वो उनकी प्राइसेस बेहतर ना हुई तो हमारी इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये 3-4 मेजर काम है जो कर सकेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आप